नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का बहुत दिनों से मुझसे यह सवाल होता था कि सर बिहार जुडिशरी की वैकेंसी कब तक आएगी? तो चलिए अब सवाल करना बंद कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कल आपकी वैकेंसी का जो बिहार न्यायिक सेवा की वैकेंसी है 33वीं बिहार न्यायिक सेवा, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। आज हम लोग आज के सेशन में समझेंगे कि फॉर्म भरने से पहले किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इधर बहुत सारे नियमों में बदलाव हुए हैं और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, वह बदलाव हुआ है आपका 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल। उसे हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरे सेशन को और कोई सवाल होगा तो सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लॉकुल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, आप मुझसे वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, ध्यान से देखिए पूरे सेशन को। 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश कनिष्ठ कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 20,261 दिनांक 29/10/2025 के आलोक में कुल 173 यानी 173 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सुयोग्य मतलब एलिजिबल। यही सुयोग्य जो वर्ड है ना, इसी पर आज पूरा हम लोग सेशन कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस बार थोड़ी सी बदल दी गई है। अब वो क्या है आप सभी को पता है, फिर भी हम लोग समझेंगे, आपके सवाल उससे सबसे ज़्यादा हैं। पहला क्या काम करना है बिहार जुडिशरी में, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बिहार जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है वह बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो बीपीएससी के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है। फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर करना है। ओटीआर मतलब क्या हुआ? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओटीआर स्टैंड्स फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये ऐसा इसलिए ये नियम लागू किया गया क्योंकि बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम भी कंडक्ट किए जाते हैं, तो किसी प्रकार का कोई धांधली जो होती है ना, कही जाती है एग्जाम में धांधली होने से, उससे बचने के लिए यह नियम किया गया है लागू। ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विस के भी एग्जाम्स होते हैं, आपके एईडीओ के भी एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, तो ये सभी के लिए है। आप अगर ये ओटीआर कर लीजिएगा तो फिर अलग से हर बार आपको अपना डेटा, यानी जो कैंडिडेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी हर बार। आपका एक डेटा सेव हो जाएगा, आपका एक अकाउंट बन जाएगा, पासवर्ड अकाउंट, ठीक है, वो सब कुछ आप संभाल कर रखिएगा अपना। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड सारी चीज़ों को, आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा, आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, आपका आधार का वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पर www.bpsc.bihar.gov.in पर, वहाँ पर जाइएगा, ओटीआर का आपको ऑप्शन मिलेगा, ओटीआर पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर डिजी लॉकर पे अकाउंट जरूर बना लीजिएगा। हाँ, डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने कर रखा होगा, फिर भी नहीं किया है बहुत बच्चों ने अगर, तो आप क्या कीजिएगा, डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि डिजी लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जैसे ही आप उस पर अपना डिटेल डालिएगा, सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन, तो आपको फॉरवर्ड करेगा किस चीज़ के लिए, डिजी लॉकर के लिए। तो डिजी लॉकर पे अगर अकाउंट नहीं हो तो फिर बनाना पड़ेगा, तो ये काम आप कर लीजिए। उसका ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, देन आफ्टर आप एलिजिबल होइएगा यहाँ फॉर्म भरने के लिए। अभी बहुत, वही मैंने कहा कि ये जो सुयोग्य वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको कम नहीं समझिए, यही सब कुछ है इस बार। हर बार होता है लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है। अब आ जाइए कि जो आपकी वैकेंसी है उसको कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है हर कैटेगरी के लिए, उसको पहले समझते हैं हम लोग। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 69 है, टोटल 69, 69 में से 25 चला गया महिलाओं के लिए, क्योंकि बिहार में क्या है, 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए अलग से है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी कैटेगरी की है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या। तो अनरिजर्व के लिए बता दिया मैंने। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 में से 5 इधर चला गया। फिर अनुसूचित जाति के लिए 28 है, 28 में से 11 इधर चला गया।
अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, 2 में से इधर महिला के लिए 1 चला गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग टोटल यहाँ पर 36 है, 36 में से चला गया इधर, 12 इधर चला गया। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 21 है, तो 21 में से इधर 7 चला गया। टोटल कितना हो गया 173, और 173 में से 61 इधर चला गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब जो आपका मेन चीज है उसको पहले समझिए, जो काम का है वो है आपका वही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव। ये बहुत काम का है आपका, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्या ध्यान देना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, या तो यूनिवर्सिटी से आप हैं तो उसको मान्यता होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट को, लॉ डिपार्टमेंट को, या संस्थान से कोई कॉलेज है तो वहां से विधि स्नातक होना चाहिए। ठीक है, एवं समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण, यानी आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ये बात। अब क्या है, शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य, प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। अब समझिए इस बात को, आपको इस बात का एक सर्टिफिकेट देना होगा, और उसका नंबर भी सीरियल नंबर रहता है। ये अभी फॉर्म भरते वक्त चाहिए होगा आपको, ये मत सोचिएगा कि मेंस एग्जाम के समय देना होगा या इंटरव्यू के समय देना होगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपको जिस वक्त फॉर्म भरिएगा ना प्रीलिम्स के लिए, उसी वक्त आपको यह इसका डिटेल आपको अपलोड करना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपके जो कॉलेज हैं, ठीक है, कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या प्रिंसिपल हैं, वहाँ उनसे आपको क्या करना है, आपको एक सर्टिफिकेट लेना है। और सर्टिफिकेट किस बात का होगा कि मान लीजिए 2017 से 2022 का आपका 5 साल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 5 ईयर्स लॉ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 2017 से 2022 का आपका 5 साल हो गया, तो वो 2017 से 2022 तक आपने पढ़ाई करी है, उस पूरे सेशन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता है या नहीं है, इसी बात का सर्टिफिकेट चाहिए बस। उसमें आपका नाम होगा, आप अपना रोल नंबर सारा चीज़ प्रोवाइड कर दीजिएगा वहाँ पर, और कॉलेज आपको उस हिसाब से आपको तैयार करके कॉलेज के द्वारा दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस की बात है। अब यही है आपका 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल, देखिए इसमें क्या है मैं बता देता हूं आपको। ये सर्टिफिकेट आपको देना है 3 इयर्स प्रैक्टिस का, ठीक है, और ये कब तक आपका 3 साल पूरा होना चाहिए, तो ये पूरा होना चाहिए आपका कल, इसका आपको नोटिफिकेशन आया है ना, तो आज है आपका 24 तारीख, ठीक है, और 23 को आया है, तो यानी 23 फरवरी 2026 तक आपको क्या होना चाहिए, आपके पास 3 साल का एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस तारीख तक होना चाहिए। दूसरी बात, यह सर्टिफिकेट किनके द्वारा इशू किया जाएगा, तो यह इशू किया जाएगा या तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनके ऑफिस से आपको मिल जाएगा, नंबर 1, या यानी एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका क्या है, या तो जो वकील साहब हैं जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, 10 साल से ज़्यादा वो वकालत किए हुए हैं, तो उनसे आपको एक्सपीरियंस, अपना 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेना, वो भी आपको दे सकते हैं। यानी आपको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ, उनके यहाँ से भी मिल सकता है, आपको वकील साहब के यहाँ से भी मिल सकता है जिनका 10 साल से ऊपर का प्रैक्टिस है, उनके यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक। या हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में आप जाइएगा तो जो वकील साहब, वही नियम है, जिनका 10 साल से ऊपर का प्रैक्टिस है, सीनियर एडवोकेट, उनके यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद नहीं तो जो कंसर्न हाई कोर्ट है, वहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड कोई ऑफिसर हैं जिनको कि स्पेशली इसी बात के लिए इंपावर्ड किया गया है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, प्राधिकृत जो शब्द है वही समझिए, प्राधिकृत का मतलब है स्पेशली जो ऑथराइज किया गया है या उनको इंपावर्ड किया गया है इस बात के लिए कि वो भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसाय के कार्य का
अनुभव होना चाहिए। कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में उनके औपबंधिक नामांकन पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है लेकिन आपने एनरोलमेंट करवा रखा है, ठीक है, बार काउंसिल में, तो उस डेट से आपका काउंट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की डेट से काउंट नहीं होगा। यानी कि आप पता चला सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब मिलता है? जब आपका ऑल इंडिया बार का एग्जाम का जब आपका क्लियर हो जाता है तब मिलता है। लेकिन आपका काउंट कब से होगा? आप जब पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे, ठीक है ना, जो आपको एडहॉक लाइसेंस मिलता है, टेम्पररी लाइसेंस जो मिलता है, तो उस डेट से आपको काउंट करना है। तो वही लिखा हुआ है आपको औपबंधिक, एडहॉक जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है इश्यू कहा जाता है। औपबंधिक नामांकन या फिर पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगी। प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र या तो देखिए एक एक शब्द को पकड़िए, बोथ नहीं दिया हुआ है, या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहां अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा है, जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उनके ऑफिस से मिलता है। जैसे भाई आप डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का एग्जाम देते हैं ना, सुपीरियर जुडिशियल सर्विस का, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना ऑफिस से, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफिस से। वैसे ही यहाँ भी वही बात है। या फिर आपके लिए एक और है अथवा, यानी फिर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा जिनके पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। ऐसे वकील साहब, या तो आप प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उनके द्वारा आपको सर्टिफिकेट का 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाए, अथवा यानी अगला ऑप्शन क्या है कि वकील साहब जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सीनियर हैं जिनके पास 10 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है, वो भी आपको सर्टिफिकेट, उनका भी सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। ठीक है, या फिर तथा जिसे ऐसे जिले के प्रधान न्यायिक प्राधिकारी या ऐसे संस्थान के प्रधान न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यानी कि जो ऑफिस है उनका, उनके ऑफिस के द्वारा किसी को ऑथराइज किया गया हो, तो उनके द्वारा भी निर्गत किया जा सकता है। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, उन्हें ऐसे अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जिन्हें 10 वर्षों का अनुभव है। ठीक है, तथा जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। अब कहानी समझिए, ऐसे अधिवक्ता, अगर आप बात करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसे अधिवक्ता जिनके पास 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उनसे भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो भी आपको सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। या फिर ऐसे एडवोकेट या ऐसे ऑफिशियल्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जिनको कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राधिकृत किया गया, ऑथराइज्ड किया गया, तो उनके यहाँ से भी, उनके ऑफिस से भी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जाइएगा अपने बार एसोसिएशन के ऑफिस में, वहाँ पर जाइएगा, पूरा हेल्प करेंगे आपको। ये तो बड़ी खुशी की बात होगी कि उनके यहाँ के कैंडिडेट, उनके यहाँ के वकील साहब जुडिशरी के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। हर कोई मदद करते हैं, ऐसा नहीं है, हर कोई करते हैं, क्योंकि हम लोग भी उस चीज़ से गो थ्रू हो चुके हैं। ठीक है, हमारे वक्त यह नियम नहीं था, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता था उसमें आपको आपका बार, आपके जो भी ऑफिशियल्स होते हैं आपके कोर्ट के, वो आपको पूरा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस के कुल वर्षों की गणना करते समय देश में किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक पदाधिकारी के साथ विधि क्लर्क यानी लॉ क्लर्क के रूप में किए गए कार्यों को अनुभव में माना जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि जो नए नए बच्चे होते हैं, मतलब एडवोकेसी से पहले क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ कोर्ट रूम एक्सपीरियंस ले ले। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, या तो किसी सीनियर एडवोकेट जो होते हैं उनके यहाँ इंटर्नशिप करते हैं, या भी बहुत सारे क्या होते हैं, जुडिशियल क्लर्क, यानी जो जजेस के साथ बैठ के वो क्या करते हैं, काम को सीखते हैं। तो उनके द्वारा जो सीखा जाएगा, जो काम सीखेंगे, वो जितने दिन, 3 महीना 4 महीना जो भी समय हो, तो उसको भी काउंट किया जाएगा एक्सपीरियंस में। ठीक, अब क्या है कि थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं इसमें। देखिए जो आपके काम का चीज़ है ना, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। बाकी नोटिफिकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो काम का चीज़ है, जो आपको समझने में दिक्कत होगा, उसको लेकर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर आपको क्या है, देखिए कब से काउंट होगा, तो देखिए 23 फरवरी तक आपको दिया हुआ है ना, 23 फरवरी, यानी आज क्या है, 24 है, कल 23 है, कल ही नोटिफिकेशन आपका आया है ना,
देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, विज्ञापन यानी यही नोटिफिकेशन जो आपका आया था वैकेंसी का, एडवर्टाइजमेंट, तो उसकी तिथि क्या है? तो 23 फरवरी है आपका, ठीक है? तो 23 फरवरी को कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसाय के कार्य का आपको अनुभव होना चाहिए, एज एन एडवोकेट होना चाहिए। उसके बाद उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 2 चीज़ यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। पहला चीज़ कि आपका जो सेशन है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। 3 साल का अगर आपका है तो 2017 से 2018, 2018 से 2019, 2019 से 2020। तो 2017 से 2020 में अगर 3 साल का आप किए हैं तो वो 3 साल को जो आपका सेशन है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता है या नहीं, इस बात का आपको सर्टिफिकेट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार उनसे आपको लेना है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको एज एन एडवोकेट 3 इयर्स प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट देना है। किन से लेना है वो सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल बता दिया है आपको। चलिए, हालांकि इसको लेके मैंने अलग से, जब ये रूल आया था तब भी मैंने अलग से एक डेडिकेटेड लेक्चर इसके लिए मैंने बना रखा है आपके लिए। उम्र की बात कर ले, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिनांक 1/8/2025 को डेट, इस तारीख तक 1/8, ठीक है, यानी 1/8 क्या हो गया? 1/8 हो गया आपका अगस्त का महीना हो गया, यानी 1 अगस्त 2025 को उम्मीदवारों की न्यूनतम यानी मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 22 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उम्र। एवं दिनांक 1/8/2022 को क्या होना चाहिए? आपकी अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है? 1/8/2025 को आप 22 वर्ष के पूरे हो जाने चाहिए, 22 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं चलेगा 1/8/2025 को। लेकिन 1/8/2022 को अधिकतम उम्र सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। परंतु जो आरक्षित श्रेणी है यानी रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है, रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है? महिला एवं अस्थि दिव्यांग श्रेणी सहित तथा अनारक्षित श्रेणी यानी अनरिजर्व की जो महिला हैं उनके लिए छूट है। यानी महिला किसी भी श्रेणी की है उनके लिए, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी की हैं या अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जनरल कैटेगरी की हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अनरिजर्व का मतलब ही हो गया जनरल कैटेगरी। तो जो जनरल कैटेगरी की भी महिला हैं या रिजर्वेशन कैटेगरी में भी वो आती हैं, तो उनके लिए नियम थोड़ा सा अलग है। उम्र समय सीमा में उनको छूट मिला है। उनको क्या है? न्यूनतम तो 22 वर्ष होना चाहिए, वो तो सबके लिए है, मिनिमम एज 22, लेकिन 40 वर्ष तक वह एलिजिबल है, 40 वर्ष से कम होना चाहिए। तो यहाँ 5 साल का उनको एक रिलैक्सेशन मिल गया उम्र में, ये बात। और जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, न्यायिक पदाधिकारी की जो सेवानिवृत्ति है यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। यह भी यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए, जो मुद्दे की बात है उसी पर हमें रहना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं। जो काम की बातें उसको ध्यान में रखिए। फिर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 4923 दिनांक 8 मई 2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वो होगा आपका, ठीक है? कैंडिडेट्स भर ही रहे हैं। अब तो पूरे समझिए कि बिहार का अगर पेपर है तो बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो पहला पेपर आपका क्या होगा? फर्स्ट सिटिंग में आपका सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है? प्रथम पत्र 100 नंबर का होगा, ठीक है? 100 नंबर का होगा। क्वेश्चन भी आपके 100 होंगे, प्रश्नों की संख्या 100, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। अगला पेपर आपका लॉ का होगा, विधि 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल नहीं है। चलिए, बहु विकल्पों पर आधारित होगा। हाँ, एमसीक्यू होगा, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। ओएमआर शीट पर होगा सारा चीज आपका। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के प्रश्न पत्रों के लिए विहित है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के विषय निम्नांकित हैं, दिए हुए हैं, यह देख लीजिए आप। इसमें जनरल नॉलेज है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर है आपका। इस पर अलग से मैंने बना रखा है सेशन, फिर भी इस पर हम लोग और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जनरल समझ लीजिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, एलिमेंट्री जनरल साइंस, लॉ ऑफ एविडेंस यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका आ गया। इसको लेके भी शुद्धि पत्र जो क्लैरिफिकेशन था वह जारी कर दिया गया है।
वो भी मैंने उस पे भी मैंने अलग से इसलिए बना दिया था सेशन आपके लिए। तो अब लॉ ऑफ एविडेंस में क्या आएगा आपका? इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं आएगा, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा। फिर प्रोसीजर में आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके बाद सीपीसी आपका आने वाला है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, उसका आपका हिंदू लॉ है, मोहम्मडन लॉ है। फिर आपका लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसका प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी है, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स है, फिर कॉमर्शियल लॉ है। ये आपका प्रीलिम्स का है। उसके बाद क्या है? प्रारंभिक परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 14,764 14764 दिनांक 28/10/2019 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन संख्या 16724 दिनांक 9/12/2019 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये हर बार का रूल है, इसमें कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक है 45% है। इतना तो आपको लाना ही लाना है, बाकी कट ऑफ जो भी होगा, कट ऑफ भागेगा इस बार रॉकेट की तरह, ये याद रखिएगा। फिर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अर्हतांक होंगे, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई कर रखा है। मेरे से जो बच्चे जुड़े हैं मुझे पता है, पढ़ाई अच्छी खासी उनकी चल रही है, पूरी तैयारी, यह याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए आप इसको समान प्रशासन विभाग बिहार का अधिसूचना संख्या 17283, ठीक है। इसको देखिए 28/12/2016 का के आलोक में महिला एवं अस्थि दिव्यांग सहित आरक्षित श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु 5 से अधिक अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि 5 बार वो अगर वह अटेम्प्ट ले चुके हैं इस परीक्षा के लिए, जुडिशरी के एग्जाम का, तो उसके बाद उनको नहीं मिलेगा। लेकिन यह नियम कब से? 2016 से ये नियम लागू हुआ है, यह भी याद रखिएगा। यानी कि अगर आपने 2016 से कोई एग्जाम दिया हुआ है तो वो अटेम्प्ट लागू नहीं होगा, ये लागू होगा अब 2016 में, चूंकि यह नियम बना है तो 2016 के बाद से काउंट होगा। यह बात याद रखिएगा, 5 अटेम्प्ट बहुत होता है, करने को 3 अटेम्प्ट ही काफी है। फिर चयन का आधार वही नियुक्ति हेतु चयन लिखित मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अब लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत है। मेंस के लिए क्या है आपका? जनरल हिंदी है, लैंग्वेज पेपर है, और जनरल इंग्लिश है आपका। विषय कोड 1-2 करके दिया है। टोटल नंबर आपके 100 नंबर के हैं, ठीक है। इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन इसमें मिनिमम आपको 35 नंबर लाना है। मेंस परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस परीक्षा में लैंग्वेज पेपर भी है आपका। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। जनरल होता है लैंग्वेज पेपर, कोई बहुत इसमें नहीं है, कोई भी बहुत आसान होता है। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है, ग्रामर वगैरह थोड़ा बहुत, यही सब कुछ, लेटर राइटिंग, एस्से वगैरह सिंपल सा है दोनों लैंग्वेज पेपर में। 35 नंबर कम से कम आपको लाना है। अब आ जाइए यहाँ पर जो मेन पेपर है आपका, उस पर थोड़ा सा आते हैं। यह है आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स का है आपका। 150 नंबर का है, 3 घंटे का समय है। फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस का अलग से पेपर होगा आपका, 100 नंबर का है, 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, वही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और फिर सीपीसी है आपका प्रोसीजर लॉ। यह 3 घंटे का आपका समय मिलेगा, 150 नंबर का है। देखिए इसमें लिख भी दिया है 30 नंबर, तो करेक्ट करिए, 35 नहीं 30 नंबर है, 5 नंबर और कम हो गए आपके। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक कितना होगा? मिनिमम नंबर 30 नंबर आपको लाना है। ये तो बहुत कम है, मुझे लग रहा है कि 35 नंबर होगा, 35 नहीं है, 30 नंबर है। तो 30 नंबर आपको लाना होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार की लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन अगर आपके 30 नंबर नहीं आते हैं तो आप लॉ में भले ही टॉपर रहे हो, 30 नंबर इधर लैंग्वेज पेपर में नहीं लाइएगा तो पूरा पेपर आपका बेकार, आप एलिजिबल नहीं होइएगा, आपकी वहीं पर कहानी रोक दी जाएगी। अब आ जाइए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट चुनने हैं आपको, ऑप्शनल्स। उम्मीदवारों को निम्नांकित 5 विषयों में से किसी 3 विषय को चुनने का विकल्प होगा, आपके पास दिए हुए हैं। आप हालांकि इसमें इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर भी जनरल इंसाइट के लिए समझ लीजिए।
सबको कोडिंग दे दिया गया और सब्जेक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पहला पेपर यह हो गया आपका। उसके बाद फिर हिंदू विधि और मुस्लिम विधि, फैमिली लॉ इधर हो गया। फिर लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, उसके बाद लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया आपका, 3 घंटे का समय, सब में 150 नंबर के हैं। फिर कॉमर्शियल लॉ है, 150 नंबर का है, 3 घंटे का है, यह सारी चीज़ें हैं। अब ये समझिए जो मैंने आपको बताया था कि आपका सब्जेक्ट जो चेंज हुआ, देखिए यहाँ पर आ भी गया नियम। बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 के आलोक में साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर विषय का संशोधित पाठ्यक्रम निम्नवत है। आ गया ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA, फिर सिविल प्रोसीजर कोड, फिर आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, फिर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887, उसके बाद आपका भारतीय न्याय संहिता 2023, ये सारी चीजें हैं। फिर आरक्षण को लेकर है कि आरक्षण को लेकर आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर आपको आरक्षण मिला हुआ है, आप उस कैटेगरी से आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो आपको फॉर्म भरते वक्त ही इस बात को लिखना पड़ेगा कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो ये जरूर स्पेसिफाई नहीं कीजिएगा, तो बाद में कहिएगा कि मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो फॉर्म भरते वक्त आप कर दीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय जो कॉलम दिया हुआ है, आरक्षण का जो कॉलम है, वहाँ पर आप इस बात को भर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा फॉर्म भरते वक्त। उसके बाद फिर आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यानी आप जिस कैटेगरी से आते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। EWS से आते हैं या जो भी जिस भी कैटेगरी से आप दावा करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आरक्षण का लाभ एक चीज है, बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा, डोमिसाइल, यानी यहाँ के जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप यूपी से या कहीं और किसी और राज्य से, झारखंड से, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो फिर आपको लाभ आरक्षण का नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। क्या क्या जमा करना है आपको अगर आप दावा करते हैं रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए? तो क्या है, जाति प्रमाण पत्र, किन के लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। फिर अस्थायी निवास, ठीक है, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ये सारा चीज आप देख लीजिए। फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सारी चीजें हैं। अब यह कहां से होता है? तो अंचल है, ठीक है, निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी। देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के, देखिए इस चीज को देख लीजिए, यह चीज स्पष्ट होना जरूरी है, थोड़ा सा देख लीजिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर एवं पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है आपका? तो जो आपके आरओ हैं, ठीक है, जिसे हम राजस्व अधिकारी भी कहते हैं, या फिर अंचल पदाधिकारी आपके सीओ, उनके यहाँ से निर्गत किया जाएगा। ठीक है, उनके ऑफिस से यह आपको निर्गत हुआ इशू किया जाएगा क्रीमी लेयर रहित आपका प्रमाण पत्र। उसके बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। डोमिसाइल हो गया, ये सारा चीज आपका। उसका फिर जाति का प्रमाण पत्र हो गया, यह जो अंचलाधिकारी हैं, सर्किल ऑफिसर है, सीओ, उनके यहाँ से निर्गत होगा। तो ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, इसलिए इसमें समय नहीं गवाइए, फटाफट इसको अप्लाई करिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पते से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। देखिए, ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा है वह, तो ऐसा नहीं कि ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं आरक्षण के उनके पति के एड्रेस से होगा, नहीं नहीं, जो उनके माता पिता है, यानी उनका जो मायका है, उस एड्रेस से होगा।
तो ये याद रखिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। पर चला करके आपने अपलोड कर दिया, बाद में फिर सर पकड़ के बैठ जाइएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो जो विवाहित महिलाएं हैं, जो मैरिड हैं, उनके लिए क्या है, तो जो प्रमाण पत्र है आरक्षण का, वह उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होगा। इस बात को याद रखिएगा। पति के पते से नहीं होगा, पिता के पते से होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस सब चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये चीज़ें बाद में जो है दिक्कत आपको हो जाता है। अब क्या है कि जो लोग ईडब्ल्यूएस का करेंगे आरक्षण का लाभ, ये भी समझ लीजिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। इस चीज़ को समझिए, ईडब्ल्यूएस में बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची एक प्रपत्र एक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से निर्गत होगा। देखिए, अगर आप जाति का अगर देते हैं आप अपने, तो जो जाति का होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस के अलावा जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस का नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग नियम है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी आपकी रिजर्व कैटेगरी है, तब आपका जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आरक्षण का, जो आपकी जाति का प्रमाण पत्र, वह निर्गत कहाँ से होगा? वह होगा आपके माता पिता के यानी आपके मायके के एड्रेस से होगा, जो शादीशुदा महिलाएं हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं और ईडब्ल्यूएस का उनको लाभ लेना है, तो उनका जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो कहां से होगा? उनके पति के एड्रेस से होगा, यह याद रखिएगा। उसके बाद बिहार राज्य का मूल निवासी है, इसका भी आपको देना पड़ेगा, डोमिसाइल का भी। तो ये सब कुछ करवा लीजिए। तो ईडब्ल्यूएस के मामले में जो पति हैं, पति के एड्रेस से महिलाओं को देना होगा, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर आपको अपने माता पिता के अपने मायके के एड्रेस से सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। फिर आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। उसमें आपसे नंबर मांगा जाता है, प्रमाण पत्र का जो है नंबर है, संख्या, वो आपसे मांगा जाता है, आपको भरना पड़ेगा, इसलिए याद रखिएगा। कोड दिया हुआ है सबके लिए, अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है 1 नंबर कोड है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 2 दिया हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 3 दिया हुआ है कोड नंबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको ईबीसी के लिए 4 दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 नंबर कोड दिया हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 7 नंबर दिया हुआ है। तो यह सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। दिव्यांगता के लिए दावा करना है तो वो है कि भाई किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सिविल सर्जन सीएमओ से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो यह सब कुछ है दिव्यांगता के लिए। उसके बाद आपके काम का, जो काम का है उसी को अपने को देखना है। बाकी ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको वही ओटीआर वगैरह है, सारी चीज़ें वो सब कुछ फिल करना है। उसमें क्या है, आपका ओटीआर भरते समय आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया, फिर अंक पत्र जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, फिर लॉ की डिग्री आपकी हो गई, फिर विधि स्नातक का अंक पत्र सर्टिफिकेट हो गया आपका, महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य से सक्षम प्राधिकार द्वारा वही आपके सेशन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है या नहीं, फिर स्टेट बार काउंसिल में औपबंधिक नामांकन पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र, यह हो गया, ठीक है। सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन का एज एन एडवोकेट, फिर अनुभव प्रमाण पत्र, यह भी आप चाहिए होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर इसमें लिखा होगा क्या, इसमें लिखा होगा कि अनुभव प्रमाण पत्र में क्या है, विज्ञापन की कंडिका 2 में वर्णित अनुभव के अनुरूप जिसमें प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम अधिवक्ता के पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो, यह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना है, देख लीजिए, ये सारी चीज़ें याद रखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं।